बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कौम को मुबैना तौर पर गैस और तेल के हवाले से डीप ड्रिलिंग के थ्रू बहर अरब में ज़खायर का जो एक खुशखबरी सुनाई है, उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बात ये करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान की इकॉनमी को एक अनप्रेसिडेंटेड सहारा क्या मिलने वाला है, या फिर ऐसा तो नहीं कि खुदा न खास्ता जिस तरह हमने देखा था कि 2014 में चन्योट में जो ज़खायर सोने के तांबे के जो दावे किए गए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब और उस वक्त वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उस तरह की कोई मज़क्का खेज़ सूरत हाल तो नहीं सामने आ जाएगी। या फिर 2012 में जो पानी से चलने वाली गाड़ी के हवाले से एक बात सरफेस पे उभरी थी, तो कहीं इस तरह का दावा तो नहीं साबित होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी हम ज़रूर कहेंगे कि इमरान खान साहब ने अलबत्ता जो एहतियात का दामन है वो नहीं छोड़ा, और उन्होंने ये कहा है कि 3 हफ्ते तक एक बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं, और इस तरह से हजीमत का जो है उन्होंने बंदोबस्त पहले से ही कर लिया है। चलिए इस पर देखते हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए और एक्सपेक्ट करना चाहिए और कैसे एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि अपोजिशन की एक गैर मामूली मूव हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सरफेस के ऊपर, मुल्की पॉलिटिकल सरफेस के ऊपर ये जो बड़ी पार्टीज़ हैं दो हमारी, वो किस तरह की एक पॉलिटिकल मूव करना चाहती हैं, किस तरह का टर्मोइल जो है वो देखने को मिल सकता है इस वक्त में। जो एक लीक्स है हमारे पास लॉकडाउन के हवाले से, वो हम आपके सामने जो है खोलेंगे आज के प्रोग्राम में, और ज़रा कंपैरिजन भी करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो एक धरना दिया था वो किस तरह का धरना था, और ये जिस धरने की कॉल दी जा रही है तो क्या कोई मुमासलत भी है इसमें, और इस धरने से क्या कुछ अचीव कर पाएगी या शायद कुछ लूज कर देंगी ये दो बड़ी पार्टीज जो है शायद यकजा होकर। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे हिंदुत्व फैनाटिक वज़ीर आज़म के बाद हिंदुत्व फैनाटिक फ़ौज हमने देखी, और उसके बाद हमने देखा हिंदुत्व फैनाटिक सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सानेहा समझौता एक्सप्रेस की। जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो इंतहाई हैरान कुन था, क्योंकि भारत का जो एक चेहरा सबके सामने आता जा रहा है उसके ऊपर एक स्टैम्प था। अब इसमें हमने देखा कि जो लवाहिकीन थे इस समझौता एक्सप्रेस में हलाक होने वालों के, वो अब इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है और वो चाहते हैं कि इस मामले को उठाया जाए, आलमी अदालत में उठाया जाए। हम इस पे आज बात करेंगे कि क्या स्टांस होगा पाकिस्तान का इस हवाले से, और ये जो चेहरा है भारत का, इसे क्या आलमी बरादरी के सामने हम एक्सपोज भी कर पाएंगे कि नहीं, इस सब पर गुफ्तगू की जाएगी आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ पहले सेगमेंट में जो मौजूद हैं उनके बारे में बताती चलूँ। कामरान खान हमारे साथ, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चौहदी मंजूर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कैसर अहमद शेख, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद है। कामरान, आपसे आगाज़ करते हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने एक खुशखबरी दी है, एक बार फिर से आवाम जो है मुतवज्जे हो गई है, बहुत सी उम्मीदें जो इस वक्त लगा कर हम बैठ गए हैं। लेकिन इमरान साहब ने, जो मैंने आगाज़ में कहा कि जो एहतियात का दामन है वो नहीं छोड़ा। कुछ इस पे बताएंगे कि 3 हफ्ते के बाद ये बता देते तो ज़्यादा बेहतर ना था, बजाय इसके कि कौम जो है एक उम्मीद लगा कर बैठ जाए, और खुदा ना खास्ता उम्मीद अगर बर ना आई तो फिर क्या होगा। जी महरीन, शुक्रिया। आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान ने सहाफ़ियों को मदऊ किया था और एक इंटरैक्टिव सेशन था जिसमें सवाल और जवाब का एक तवील सिलसिला हुआ, और पूरी एक इमरान खान ने अपना एक जो अभी तक की कारकर्दगी थी और जो आइंदा करने जा रहे हैं वो उसका एक लेआउट, एक थोड़ा सा एक वो जो प्रीव्यू था वो पेश उन्होंने किया। उन्होंने ख़ास तौर पर सबसे पहले तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी, सियासी तो सवाल से उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि NRO नहीं है, कोई ढील नहीं है और कोई डील नहीं हो रही। ये यानी कि उस मीटिंग में खास बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा ऐसा तो कोई कानून भी मौजूद नहीं है जिसके तहत हम साबिक वज़ीर आज़म को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजें। उनका कहना था कि हमारी अदालतें भी फैसला करेंगी तो कानून के मुताबिक करेंगी, और उनकी मालूमात के मुताबिक कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत नवाज शरीफ जो है ये जोर लगा रहे हैं बाहर जाने के लिए। उनका ये कहना था कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ख़ासतौर पर उन्होंने शहबाज शरीफ की बात की कि शहबाज शरीफ ये बात कहकर ब्लैकमेल कर रहे हैं उन्हें कि अगर नवाज शरीफ को जेल में कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार हुकूमत या वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। तो उन्होंने कहा वो इस ब्लैकमेलिंग से कतई तौर पर मुतासर नहीं होंगे।
कोई एनआरओ नहीं है और ये ब्लैकमेलिंग की इसीलिए जा रही है ताकि एनआरओ हासिल किया जाए और वो कतई तौर पर कोई ढील या डील देने के मूड में नहीं है। दूसरी बात उन्होंने की कि जॉइंट अपोजिशन भी अगर आ जाती है तो ऐसी सूरत में उन्होंने खुद ऑफर की कि ये डी चौक है और यहां पर मैं कंटेनर उनको दूंगा अपोजिशन को, और मैं देखता हूं कि हमने तो इतना अरसे धरने चलाया था, अब मैं देखता हूं कि इनके पास कितने बंदे इकट्ठे होंगे और ये कितने दिन धरना देते हैं। ये इस एजेंडे पे ये इनका अपना आप बचाना और अपनी दौलत बचाना एजेंडा है और इस एजेंडे पे कोई अवाम इनके साथ नहीं आएगी। उन्होंने इस मामले में बिल्कुल क्लियर कह दिया कि उन्हें अपोजिशन हम अभी वापस आते हैं क्योंकि हम अभी इसे दूसरे सेगमेंट में भी डिस्कस कर रहे हैं तमाम मामलात को। पहले ये जरा जरूर बताइएगा कि ये जो अभी मैंने आगाज में बात की है, जो जिस तरह के ज़खायर के हवाले से खुशखबरी इमरान खान साहब ने दी, जब वो ये गुफ्तगू कर रहे थे किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और कितना एक लग रहा है उनको सुनकर कि ये वाकई खुशखबरी जो है आने वाले वक्त में साबित होगी खुशखबरी? जी बिल्कुल, देखिए ये खुशखबरी उन्होंने पहले इसका एक ट्वीट में भी जिक्र किया था अपनी, और आज बाकायदा इस ब्रीफिंग में मुफस्सिल बात हुई है। उनका ये कहना है कि कराची कोस्ट से बहिरा अरब में पाकिस्तानी हदूद में ज़ेर आब गैस और ऑयल के इतना बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो उस तक पहुंच गए हैं। ड्रिलिंग का अमल जो है वहाँ पर जारी है और ज़ाहिर है कि कुछ ऐसे साइंस मिले हैं जिसके बाइस ये कहा जा सकता है कि ये ड्रिलिंग कामयाब होगी और यहाँ से गैस और तेल के वसी ज़खायर जो हैं ये दरियाफ्त होंगे। जब वो वसी की बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि ये शायद दुनिया के बड़े ज़खायर में से एक बड़ा ज़ख़ीरा होगा और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान तवानाई के शोबे में न सिर्फ खुद कफील होगा बल्कि हम गैस और ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करने की, बरामद करने की पोजीशन में आएंगे, जैसा कि ऐसा कभी माजी में हुआ नहीं और हमने सोचा नहीं था। तो ये इतनी बड़ी एक बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान को बहैसियत मैशी ताकत के तौर पर, कि जिससे हमारी जो है वो पूरी एक रेवोल्यूशन जो है वो आ जाएगा, उनका ये कहना था और इस हवाले से वो बहुत पुरुमीद थे। तो वो बिल्कुल पुरुमीद थे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, इसी तरह के हमने जुमले सुने थे एक वक्त जब हमने देखा था चन्योट का, और हमने देखा था किस तरह से वो ज़खायर के हवाले से बताया गया था, कितनी उम्मीदें कितनी खोप्स थी। अब दोबारा बिल्कुल जब वैसे ही जुमले सुनते हैं तो थोड़ा सा खटकता ज़रूर है दिल को। क्या कहेंगे, कितनी खोप्स लगा लेनी चाहिए? और आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा वेट कर लेते इमरान खान साहब, 3 हफ्ते बाद ही एक ही बार बता देते, बार बार हम उसी चीज़ से ना ही गुजरे तो बेहतर है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ज़खायर के हिसाब से भरा हुआ है, चाहे नमक के ज़खायर हो, चाहे गोल्ड के ज़खायर हो, चाहे तेल के ज़खायर हो, मगर हमने अपने रिसोर्सेज को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ें जो है वो ज़ाहिर तब होती हैं जब खुदा की स्पेशल ब्लेसिंग होती है। एक तो 1947 में ब्लेसिंग हुई कि हमें पाकिस्तान जैसी धरती मिली, उसके बाद हमने जितना प्यार करना था उतना प्यार किया नहीं है। अब कम से कम जो लीडर आया उसको जो है लूटता गया और मुल्क जो है वो कमज़ोर होता गया और मुल्क कमज़ोर होता गया और यहाँ पे जो भी बच्चा जन्म लेता है वो कर्जी बनता गया। अब इमरान खान साहब एक, इसमें कोई शक नहीं है कि खुद एक ईमानदार बंदे हैं। अब उनको एक यकीन है कि मैं अब आया हूँ और जो चीज़ें इस मुल्क के अंदर हैं ज़खायर वो आज मेरे टाइम पे ज़ाहिर हो रहे हैं, क्योंकि बरसात भी आ रही है। तो थोड़ी सी एक तो इमरान खान साहब को इस भी चीज़ का है। दूसरी चीज़ देखें, ज़खायर के हवाले से जिस हवाले से ये 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले बल्कि पार्लियामेंट्री पार्टी की हमारी मीटिंग हुई थी, तब हमें ब्रीफिंग दी थी कि हम इसके नतीजे के ऊपर पहुंच गए हैं और मुझे लगता है कि ये ज़खायर जो है वो नज़र आ रहे हैं और ये मुझे मिलेंगे। और कभी मेरे ख्याल में कभी ऐसा कोई वक्त आएगा कि पाकिस्तान के अंदर अचानक ऐसी तब्दीली आएगी खुदा की तरफ से कि जो ये सारे कर्जे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मगर अब आपकी बात सही है कि ये थोड़े दिनों के बाद जो है वो अगर बताते तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर पहले अगर बताया तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद इमरान खान साहब से ज़रा खुशी संभाली नहीं गई। चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है गुज़िश्ता के 10 साल की बात करते हैं सिंध में भी। अगर ये ज़खायर बहिर अरब से जैसा डीप ड्रिलिंग के थ्रू कहा जा रहा है कि दरियाफ्त हो जाते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो, तो क्या ये एक क्वेश्चन मार्क नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर भी कि इतना कुछ शायद नहीं किया गया या इस तरह की प्लानिंग या डेवलपमेंट के हवाले से फोकस नहीं किया गया कि कुछ आप लोग भी अपनी हुकूमत में कर दिखाते?
अच्छा, ये जो एक बात होती है ना कि आप फौरी तौर पर ये नहीं होता कि ये हुकूमत आई है तो वो ड्रिलिंग कंपनी आ गई और उसने आकर शुरू कर दिए। ये सर्वेज होते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा काम ऑलरेडी हो रहा होता है। मसलन ये जो सिंध के अंदर ऑलरेडी गैस के ज़खायर हैं, इस वक्त आपको शायद इल्म है या नहीं, 70 से 75% गैस जो आ रही है इस वक्त वो सिंध से आ रही है। सो बाकी सूबों के अंदर उस तरह से अब वो ज़खायर नहीं रहे। सुई के मुकाम पे बलूचिस्तान से बाकी जगह पे है, लेकिन कोल्लू के मुकाम पे और बाकी और जगह पे बहुत सारे ऐसे ज़खायर के एस्टीमेट्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं, वो भी बहुत बड़े हैं। सो इसी तरह से केपीके के अंदर बाज इलाके ऐसे हैं, जैसे ये जो गैस निकली करक के मुकाम से, तो ये वो है जो एलपीजी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम वो उस तरह से उसको यूज नहीं कर पाए अभी तक, या यूं कि ये जो मल्टीनेशनल्स हैं या जो बड़ी कंपनियां हैं पाकिस्तान की, ये है ना कि फोकस शायद हमारा कहीं और है। ये खुशखबरी अगर हम बिलावल के मुंह से सुन लेते और हमें सिंध हुकूमत ये खुशखबरी देती तो बड़ा अच्छा लगता। नहीं, देखिए ये सिंध हुकूमत का काम नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट का सारा काम फेडरल गवर्नमेंट का है, ये सूबाई हुकूमतों का काम नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में ये थर एक्सप्लोर हुआ था। थर जो था वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में एक्सप्लोर हुआ था, और फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में ये शुरू हुआ। उसके बाद आप देख लें, ये 10 तारीख को बिलावल साहब जो है पहला 330 मेगावाट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, और उसके बाद एक के बाद दूसरा जो है वो होता चला जाएगा। वो एक चीज दूसरी है, लेकिन ये कोई पता नहीं होता कि कब आप, और ये भी एक मैं बात बताऊं, बाज़ औक़ात बज़ाहिर नजर मतलब मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ये बहुत बड़े ज़खायर हों, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत बड़े ज़खायर आपको नजर आ रहे होते हैं, उतने निकलते नहीं, और बाज़ औक़ात आप बिल्कुल नाउमीदी के साथ किसी जगह पर ड्रिलिंग करते हैं तो नीचे से बहुत कुछ निकल आता है। तो ये एक और बात है, पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो दुनिया के सबसे ज्यादा ज़खायर ये वेट निकलते हैं, जो कुएं हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। हर 6 में से 1 वेट निकल आ रहा है दुनिया के अंदर, इराक के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, वहां से कहीं पे 10 की है, कहीं पे 8 की है। मंजूर साहब, आप इसे लक कहते हैं, फेट कहते हैं इमरान खान साहब की, कि उनके दौर में उनको ये मौका मिला कि वो ये शायद ऐलान करते, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि 2008 में तो आप लोग की हुकूमत थी ना, कोई मौका एक मिला था शायद उस दौरान में। चले आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब भी मौजूद हैं। नहीं देखिए, ये नहीं, डोडर के मुकाम पे भुट्टो साहब के दौर में तेल निकला था। वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीजें आती रही। पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये जो है बदीन वाला एरिया या यहाँ पे जो ड्रिलिंग हुई वो पीपल्स पार्टी के दौर में। चलिए ठीक, मैं अब कहना नहीं चाहती, लेकिन बहुत से करप्शन केसेस, जेंटल पार्क प्रोजेक्ट जो है वो केसेस भी आप ही के दौर के ही है, वो सारे हमारे सामने। चलिए ठीक है, कैसर अहमद शेख साहब, ये इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कभी कभी दुख होता है, दिल को तकलीफ होती है कि इतना रिच है पाकिस्तान की ज़मीन जो है, और जिस तरह अभी मंजूर साहब भी बता रहे थे कि कितने एक कुएं हैं जो यहाँ पे दरियाफ्त होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए एक तरह से, तो उसके बावजूद क्या वजह है कि किसी भी हुकूमत में वो वाला रिजल्ट हमें दिखाई नहीं दिया? क्या इसकी वजह यह है कि सरमायाकारी जो इसके लिए ज़रूरत है जिसकी, कि वो हमारे पास नहीं अवेलेबल, या फिर हम गलत जगह से सरमायाकारी करवा देते हैं जैसा कि पीछे हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आए, या फिर ये वजह है कि हमारी नीयत ही नहीं है? हमने वो देखा जो चिन्योट वाला था, हमें बड़ी होप्स थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। चिन्योट से एमएनए हूँ, और पहली बात तो ये है कि चिन्योट में बहुत बड़े मिनरल, ये ज़खायर जो आयरन ओर के निकले हुए हैं, ये मैं खुद वहाँ मौजूद था, और जो बात हो रही है वो अभी एक्सप्लोरेशन हो रही है, और बहुत बड़े आयरन ओर के, लेकिन आयरन ओर की प्राइसेस इस वक्त डिप्रेस है। ये डिपेंड ये भी करता है फिजिबिलिटी किस तरह बन रही है, वो हमने रिजर्व रखे हुए हैं, और जिस वक्त अपॉर्चुनेट टाइम होगा वो उसको निकाला जाएगा। वो ऑलरेडी पता चल चुका है, डिस्कवर हो चुके हैं। अगर हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बता रहे हैं कि ये नए जो एक्जोन ने और पीपीएल ने और इन सब ने मिलकर जो ये आयल के लिए, आयल के ज़खायर का पता चल रहा है, ये गैस के, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब मुबारक को वो भी आपके सामने ही है, और वो जो कशकोल तोड़ने के दावे थे, फिर कुछ हुआ तो नहीं ना? वो जो आपने ज़खायर देखे वो फिर सब कहाँ गए? वो सब किधर है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए ना, मैं आपको बताऊं, अगर आप वाकई बात करना चाह रही हैं जरूर सुनिए। हमारे दौर में हमने 3% से ग्रोथ से लेके ना 5.8% ग्रोथ का मतलब ये है कि हमने कोई 3% बढ़ाई है ग्रोथ, और 3% का मतलब ये है कि तकरीबन कोई 1000 अरब रुपए बढ़ी है लोगों की आमदनी हर साल।
यानी जो एडिशनल जो उनके जेब में जा रही है। तो हर हुकूमत अपने तौर पे काम किया है, हमें बड़ी सस्टेन ग्रोथ की ज़रूरत है। और अगर ये डिस्कवरी हुई है तो ये हमारे वक्त में शुरू हुई थी इसकी, ये नहीं है कि आज से निकल आया है। इसका जो इन्विटेशन थी इन मल्टीनेशनल कंपनीज को, और जो पहले इस ज़खायर का एक दिन में नहीं हो जाता, इसका तो बहुत लंबे अरसे से पहले इसका अंदाज़ा होता है। और ये जो आप लेकिन मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर, और पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह करे और हमें ज़रूरत है और निकले, और मैं समझता हूँ बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े होपफुल हैं मुल्क के लिए। हमारे देखिए ना, कोई चीज़ हम ये पार्टी की एक की बात नहीं है, सब ने मिलके काम करना है तो मुल्क ने आगे बढ़ना है। मैं आप बताऊं, बात तो ये है ना कि आप कह रहे हैं कि ज़खायर निकल रहे हैं, ज़खायर सामने आ रहे हैं, तो अवाम जो है वो मुंतज़िर है, हमें फिर वो क्यों नहीं नजर आता? कोई फेस सेविंग के लिए, कोई अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थोड़ा सा और जोर लगा देती अपने टाइम में, तो आज शायद आपको इसे बताना ना पड़ता, हम सबके सामने होता ना। ये जोर किसने, ये एटॉमिक जो न्यूक्लियर का डेवलपमेंट हुई है, ये क्या मामूली चीज़ है? जो हम सी पैक का मुस्लिम लीग नवाज के दौर में शुरू हुआ है, क्या वो कोई एक आम सी बात है? एक गेम चेंजर है। और देखिए बात असल में हम सब हम सब मादनियात की बात कर रहे हैं, नजर इस तरफ आ जाते हैं ना। ये बताइए, ये इस फील्ड में बताइए ना, क्या किया सुप्रीम कोर्ट को जवाब क्यों ना दे सकी हुकूमत? बलूचिस्तान में जो यानी क्या, किसका जवाब ना दे सकी? आप दोबारा बताइए। मैं ये बात कर रही हूँ ना कि क्या आप लोग क्यों नहीं बता सके वो जो ज़खायर जो हैं, जिसके ऊपर डॉक्टर समा मुबारक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नाराज भी हुई, क्यों नहीं जवाब दे सके? कोई थोड़ा सा जोर लगाते, कुछ निकाल ही देते। जो आप कह रही हैं ये चीजें जो निकल रही हैं वहां से, वो हैं कहाँ? नहीं, थर में जो एक्सप्लोर इतना बड़ा जो ज़खायर निकले हैं, ये जो तेल, ये जो कोयले के, ये क्या आज निकले हैं? देखिए ज़खायर इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए ये हमारे यहाँ ये तो कंटिन्यूड प्रोसेस है। ये जो बलूचिस्तान के मिनरल्स हैं, और जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये जो सी पैक का जो मामला शुरू हुआ है, या जो न्यूक्लियर की डेवलपमेंट हुई है, देखिए तमाम मुल्क की जो पार्टी हैं उन्होंने काम किया है और काम करना चाहिए। और हम सबको विश करें, बजाय कि हम एक दूसरे पे तनकीद करें। देखिए आज भी इमरान साहब कह रहे हैं, बार बार वो तो इसी तरफ लगे हुए हैं कि नहीं जी हम कोई एनआरओ नहीं देंगे। कौन एनआरओ इनसे मांग रहा है? वो वजीर आजम है। अब चलिए ठीक है, सही आप कह रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, हम भी कशकोल टूटने के मुंतजर हैं, और इमरान खान साहब ने ये जो होप्स अभी दिलाई हैं, देखते हैं कि अब 2-3 हफ्ते के बाद कौन सी ऐसी खुशखबरी सामने आएगी। 2-3 महीने जो वो कहते हैं ज़रा सख्त होंगे, हम उसके भी मुंतजर रहेंगे, हम वो भी सहार लेंगे, हम वो भी गुजार लेंगे। लेकिन उन सख्त महीनों के बाद अगर हमें कोई अच्छा फल सामने नजर आएगा तो फिर हम उनसे सवाल नहीं करेंगे, वरना यही सवालात ऐसे ही जैसे हम आपसे करें हम उनसे भी करेंगे। कामरान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो जैसा कि हमने बात की थी कि एक इस्लामाबाद लॉकडाउन जो होने जा रहा है उसके बारे में आपको कुछ अहम मालूमात देंगे। सीनियर सहाफ़ी राना अज़ीम हमारे साथ मौजूद होंगे और वो कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ करेंगे, ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या इस्लामाबाद में एक और लॉकडाउन होने जा रहा है? एक लॉकडाउन हमने पहले देखा था जो इमरान खान साहब ने किया था, और उसके रिजल्ट्स जो थे वो भी अब हमने देखे, हमने भी देखे। उसके बाद अब ये जो लॉकडाउन होगा तो क्या इसके भी कोई रिजल्ट्स दिखाई देंगे? क्या लाठियों, डंडों, टेयर गैस, इन सब से निकल कर ये कारकुन, ये जाले जो है, ये वाकई लॉकडाउन कर पाएंगे कि नहीं? राना अज़ीम ने अभी हमें ज्वाइन किया है। राना अज़ीम साहब, क्या किस तरह के लॉकडाउन जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद एक्सपेक्ट कर सकता है, और हो भी पाएगा कि नहीं, और अवामी मकबूलियत को भी इन दोनों पार्टीज के सामने रखते हुए? देखें, जहाँ तक दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, हकीकत में ये दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं जो अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं। और मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कह दूँ, मेरी बात से मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन वक्त आने वाला बता देगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पर इस पर ग्रुपिंग है कि किसी सूरत में भी लॉकडाउन का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। ये वाज़े तौर पे देखें, आज के दिन तक भी मियाँ शहबाज शरीफ ने, मियाँ हमजा शहबाज ने लाहौर में होने वाली टॉक जो है उसमें किसी जगह ये जिक्र नहीं किया, बल्कि उनसे सवाल किया गया तो उस पर उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो ये मुस्लिम लीग नून के अंदर तो वाज़े तौर पर एक लिफ्ट है कि हम सियासी महाज पर तो एक साथ चल सकते हैं,
हम अपोजिशन जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन बन सकती है पार्लियामेंट के अंदर, मगर इस्लामाबाद लॉकडाउन के हवाले से वाज़े तौर पर उनके इख्तलाफात हैं। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून की वो क़यादत, जिसे मुस्लिम लीग नून की क़यादत समझा जाता है, जिनके पास ज़िम्मेदारी मौजूद है, उन्होंने इसका बरमला इजहार किया है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे किसी सूरत में भी। उन्होंने मौलाना फजल रहमान की तहरीक का वो हिस्सा जिसमें लॉकडाउन का लफ्ज आता है बनने से इनकार कर दिया है। और यही हिसाब जो है पीपल्स पार्टी के संजीदा, कितना बरमला बोले पहले भी कहते रहे, यही हिसाब जो है पीपल्स पार्टी के अंदर संजीदा जो हल्के हैं उन्होंने कहा है। और बाकायदा उन्होंने ये कहा, अपनी क़यादत से ये कहा है कि अगर हमने निज़ामती तहरीक चलानी है तो हम अपने जोर बाजू पे हमें चलानी होगी, हम किसी लॉकडाउन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उस पर लॉकडाउन का हिस्सा बनने का मतलब है कि वो सारा कुछ जो जिस पर ये इल्जाम लगाते थे, और लॉकडाउन किसके खिलाफ करना है? नैब के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ करना है, किसके खिलाफ करना है? केस तो दो जगह पे चल रहे हैं ना, नैब में केस चल रहा है या एक सुप्रीम कोर्ट ने मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने इनके हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए हैं कि जेटी रिपोर्ट जो जहां पे पेश होनी है। इसके अलावा तो तीसरी कोई चीज़ नहीं। मियां नवाज शरीफ की कल बेल की डेट सुबह जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो किसके खिलाफ ये लॉकडाउन करेंगे और लॉकडाउन कैसा होगा? इस पर मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के संजीदा हल्कों ने इस पर वाज़े तौर पर मुखालफत कर शुरू कर दी है। और नून लीग की तरफ से आप मुझे एक बयान ऐसा दिखा दें शहबाज शरीफ की तरफ से, जुम्मेदार तो इस वक्त वही है ना, और की तरफ से कि कोई ऐसा सिस्टम जिसमें वो एजिटेशन की सियासत जाना चाहते हो वो नहीं जा रहे। और तीसरी चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर 1% ये लॉकडाउन की तरफ ये जमातें जाती भी हैं तो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा ग्रुप सामने आ जाएगा। अभी तक बहुत से लोग कह रहे हैं शायद ऐसा नहीं होगा, तो आपको आने वाले दिनों में ये चीज नजर आ जाएगी कि एक बड़ा ग्रुप जो है जो लॉकडाउन के मुखालिफ है। और मेरी एक बड़े अहम जुम्मेदार से इस हवाले से बात भी हुई है, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा जी हम मौलाना फजल रहमान की उस तहरीक का हिस्सा क्यों बने कि मौलाना सब खुद तो असम्बली में नहीं आए और उनके साथ जो है वो हम उनकी एक बात मानने के लिए तो तैयार है कि असम्बली के अंदर अपोजिशन का किरदार अदा करें, मगर इस्लामाबाद ब्लॉक क्यों करें, क्यों लॉकडाउन करें, किस वजह से करें, कौन सी ऐसी चीज़ आ गई है? और अगर हमारी जमहूरी बिसात लिपट जाती है, इससे कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अलामा साहब जिम्मेदार नहीं होंगे, वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की क़यादत पर ही जिम्मेदारी आएगी। अच्छा चलिए, चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद है ना, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो जो संजीदा हल्के जिनका क्या आप जिक्र कर रहे हैं वो भी उसमें शामिल हैं कि नहीं। जी चौधरी साहब, क्या आपकी क्या राय है, पार्टी के अंदर इस वक्त क्या राय है इस लॉकडाउन के हवाले से? कोई लॉकडाउन होने भी जा रहा है कि नहीं? और स्पेशली वो लॉकडाउन जो बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर जरदारी साहब के हवाले से, जो वो जेल जाते हैं या नहीं जाते हैं, या जो उनसे सवाल जवाब अभी रावलपिंडी में होने उस हवाले से है, तो मॉरली जो कारकुन जियाले हैं उनको किस तरह से आप लोग मोटिवेट करेंगे? मॉरली आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं एक गुजारिश कर दूं मेहरीन, आपने अभी जिक्र किया था तो मैंने वक्फे के दौरान कुछ मालूमात हासिल की, मुझे नहीं पता था कि आपने उस टॉपिक पे बात करनी है। तो ये 2011 में एक जलजला आया था जिससे 2 जजीरे नमूदार हुए थे समंदर में, तो उससे गैस जो थी वो निकल रही थी। तो उस पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जाकर, एक अनवर साहब थे उनके डायरेक्टर, उनको भेजा था और उन्होंने जाकर वहां से रिपोर्ट दी थी कि इसके नतीजे में ये हो सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ड्रिलिंग भी हुई, कोई पीपीएल जो थी वो कोई 3500 फुट तक गई, बल्कि 5000 फुट तक मीटर तक नीचे गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इत्तेफाक है अब भी 3800 मीटर तक नीचे जा चुके हैं, लेकिन ये 6000 से नीचे जाएंगे, चूंकि डीप ड्रिलिंग है, उसके बाद एक्चुअल सूरत हाल का पता चलेगा। सो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ औकात में वहां पे मुख्तलिफ कोशिशें होती रहीं। एक तो ये मैं आपके गोश गुजार करना चाहता था। दूसरी गुजारिश ये है, आपने कहा देखिए हम अभी कोई लॉकडाउन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर किसी लॉकडाउन के हक में नहीं है। हम इनको टाइम देना चाहते हैं। टाइम इसलिए देना चाहते हैं कि इन्होंने जो जो वादे किए थे वो झूठे थे, जो बातें की थी वो सारी की सारी झूठ पे मबनी थी। बस इन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर हम यहां पे काया पलट देंगे। 100 दिन के बाद क्या हुआ? फिर कहा कि नहीं 100 दिन थोड़ा है। फिर इन्होंने कहा जी कि मैं तो बिल्कुल जो अगर महंगाई हो रही हो तो समझो उस मुल्क का वजीर आजम चोर है। इस 6 महीने में जितनी महंगाई हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। अभी जो रिकॉर्ड नया तोड़ा है इन्होंने, पिछले हफ्ते 100 अरब रुपए के नए नोट छापे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में एक हफ्ते के अंदर 100 अरब रुपए के नोट। ये तो बातें अभी डिस्कस होती ही रहती हैं रोज ही। अगर इस मौजू की तरफ वापस आते हैं तो जो मैंने सवाल किया था कि आप उस संजीदा हल्कों में से एक है जो समझते हैं लॉकडाउन होना नहीं चाहिए, या आप कह रहे हैं कि नहीं होगा? मेरी गुजारिश सुन ले। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लॉकडाउन होगा या नहीं होगा।
अपनी तहरीक चलाना, सियासी तहरीक चलाना हर किसी का हक है। अगर इमरान खान 126 दिन आ सकते तो बाकी लोगों का भी हक है कि वो आकर बैठे। इमरान खान साहब का तो एक मौक़िफ़, आप लोग का मौक़िफ़ क्या होगा कि पूछताछ ना की जाए बिलावल जरदारी से या जरदारी साहब से? क्या मतलब आप लोग का ग्राउंड्स क्या होंगे? अच्छा मुझे ये बताएं, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े चीफ जस्टिस ने कहा था ना कि बिलावल भुट्टो बेगुनाह है, उसको किसने डाला है? कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। अब हाँ या ना तो कर दें। नहीं हाँ ना, हमने जो सुना उसके बाद फिर जो रिटर्न आया था वो भी आपने देख लिया। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि गौर से पढ़िए फैसले को, दोबारा पढ़िए। जी 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 मैं यही कह रहा हूँ कि या तो वो चीफ जस्टिस साहब के अपने अल्फाज नहीं थे या वो फैसला अपना नहीं था। गलत कर रहे थे ना, उन्होंने कहा गौर से पढ़िए। मेरी गुजारिश तो सुन लेना, इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, अदालतों से फैसले करवाए जाते हैं, किसको नहीं पता? तो ये हुआ। अब दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताएं, इन्होंने 100 दिनों में सूबा बनाना था, बन गया जनूबी पंजाब। क्या इस पे जनूबी पंजाब के लोगों का हक नहीं कि वो बाहर निकले? इस मुल्क में महंगाई जो हुई है उस पे हक नहीं है? एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया, उस पे हक नहीं लोगों का? तेल, गैस, बिजली, ये सारी कीमतें बढ़ी हैं, इस पे हक नहीं लोगों का? चले ये बातें एक तरफ रखते हैं ना, इस बात को एक तरफ रखते हैं। आप सिर्फ ये बताइए लॉकडाउन के, क्योंकि इस वक्त बाज़गश्त बढ़ी है, फिर वो कभी हम ये सुनते हैं कि नून लीग के अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नवाज शरीफ साहब के कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पिछले जो हालात होते रहे, तो कभी वो पीछे हट जाते हैं, कभी आप लोग पीछे हट जाते हैं। तो इस वक्त की जो कॉलर जिसे हम देख रहे हैं बिलावल जो है, अब वो मतलब मिल रहे हैं, जा रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ खामोशी है। तो फिर इस तरह से जब दोनों तरफ डिफरेंट रिएक्शंस हैं तो फिर एक मिलकर लॉकडाउन कैसे हो पाएगा? फिर नहीं, देखिए हम कोई किसी के साथ मिलकर कोई लॉकडाउन करने की बात नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी का अपना एक तरीकाकार है, पीपल्स पार्टी अपने तरीकाकार के मुताबिक आगे बढ़ेगी। और ये जरा बैठे हैं डॉक्टर साहब, एक हफ्ता पहले अभी कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं देंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जा रहे, हो सकता है आप जा रहे हैं, अभी कोई फैसला नहीं किया। चलिए कैसे हमें चेक की तरफ आते हैं जी, कैसे साहब आप बता दीजिए क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इस लॉकडाउन का कोई हिस्सा बनने जा रही है नून लीग? पाकिस्तान जी कैसे साहब? मैं इजाज़त ले लूं? जी मेरीन सखी, हमारा तो मौक़िफ़ पहले दिन से बड़ा क्लियर है। हम तो जो जिन्होंने धरना दिया इमरान खान साहब ने, ये मुल्क की तरक्की को रोक दिया। हम तो ये चाहते हैं कि हम इनको कोऑपरेट करें, हम तो इनको चाहते हैं कि हम इनको टाइम दें। ये इमरान खान साहब ने आज भी कहा कि ये धरना के लिए डी चौक हाजिर है। मुझे हैरानी होती है इस प्राइम मिनिस्टर पे, जो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब चाह रहे हैं कि हम धरना दें। हमारी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा। हम तो एक चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े और हम इनको कोऑपरेट कर रहे हैं। हमने तो पहले दिन से कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी में हम आपका साथ दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो बात ये करते हैं, ये कहते हैं जी एनआरओ नहीं होगा, कोई ढील नहीं, हम ढील मांग ही नहीं रहे। बराए करम मुल्क की तरक्की की तरफ आए, मुल्क को आगे बढ़ाएं। अगर हम सब जमातें सिर्फ धरने ही देती रहेंगी, इन्होंने एक धरना दिया है तो अच्छी मिसाल दी है। क्या कोई मुल्क के लिए ये बेहतरी की है? हमारा वादे, देखिए हमारा वादे है अभी तक हमने कोई कभी डिस्कस नहीं किया कि हमने धरना दिया हमारी पार्टी से। हमारा मौक़िफ़ यही है कि मुल्क को आगे लेके जाएं और इसको ये धरना वरना की सियासत को ये धरने, देखिए ना पार्टी में कुछ भी फैसला हो सकता है। अभी तक हमने कोई कभी भी ना असेंबली के अंदर ना असेंबली के बाहर कोई धरने की बात नहीं। ये बात ललकार रहे हैं। इसका जवाब मैं डॉक्टर रमेश साहब से लेना चाह रही हूँ। डॉक्टर रमेश साहब हो सकता है आप कुछ कहना आप वो बात भी कीजिएगा जरूर, लेकिन इसका भी जरा जवाब देना कि वो बार बार कहते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले बार बार कहते हैं हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहे। क्यों आप लोग बार बार एनआरओ कहते हैं? हम जेलें काट रहे हैं। तो वो तो ये कहते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को आपको खुदा न खास्ता कुछ हो गया जेल में तो जिम्मेदारी फिर हुकूमत की होगी। आप लोग क्यों कहते हैं बार बार एनआरओ? अभी इमरान खान साहब ने आज सहाफियों में बैठ के फिर एनआरओ का जिक्र कर दिया। वो तो मांग ही नहीं रहे एनआरओ। मेरीन, पहली चीज आपने बात की लॉकडाउन की। मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिफरेंट सोच के लोग होते हैं। कुछ चाहते हैं कि हम लॉकडाउन के ऊपर जाएं, कुछ चाहते हैं कि नहीं चाहें। ये डिफरेंट सोच होती है। मैं समझता हूँ राना आज़ीम ने जो नून लीग के बारे में बात की, जब वो रैली निकली, जब मियाँ साहब को सजा हुई, उस वक्त जब मरी में फैसला हो रहा था, तब भी मियाँ साहब के जो जीटी रोड के ऊपर जाने के लिए 50% लोग चाहते थे नहीं हो, मगर मरियम नवाज और मियाँ साहब दोनों ने हाँ की और इस वजह से वीटो करके उन्होंने उस मूव के ऊपर गया। मगर उस वक्त हालात और थे, आज हालात और हैं। तो अगर ये लॉकडाउन की सियासत के ऊपर मौलाना फजल रहमान के हाथों अगर यूज़ हो गए और अगर किया तो मैं समझता हूँ कि नून लीग के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा।
दूसरी चीज़ ये कि पीपल्स पार्टी कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं कर सकती यहाँ पे स्पेशली, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं तो अब चौधरी मंजूर साहब की तो बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। 2-3 लोग हैं जिसके बात करने का अंदाज जो है ना, कमर जमान कायरा हो, चौधरी मंजूर साहब हो, बहुत ही वजन वाली बात करते हैं। तो लॉकडाउन वाली इन्होंने सही कहा कि लॉकडाउन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। उनको पता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर लॉकडाउन की कितना पावर है। उसके लिए वो रिलीजियस जो तंजीमें हैं वो उसके पास एक है। जैसे खान साहब ने भी जब लॉकडाउन या ऐसे रैली जब ये धरना लगाया था तो मेन जो है वो ताहिरुल कादरी का उसके अंदर बड़ा रोल था। ये हकीकतें आदमी को माननी चाहिए कि क्या रोल था। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हम तो पहले ही मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं है कि हम कोई लॉकडाउन करेंगे। हमारी पार्टी में तो हमेशा डेवलपमेंट की बात होती है। हम तो चाह रहे हैं मुल्क आगे बढ़े, हम मुल्क को रोकना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ ये जो धरने वाली आज बात की है वज़ीर आज़म साहब ने, कोई मुनासिब बात नहीं है कि ये डी चौक हाजिर है और ये आप धरना दें। क्या हमारा मुल्क धरनों के लिए, क्या दुनिया के ममालिक में सिर्फ, मैंने तो कहीं दुनिया की किसी डेवलप्ड कंट्रीज में ये नहीं देखा कि इस तरह चौकों पर धरना दिया जाए। देखिए अगर वो करते भी है ना एहतजाज, तो एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क की हर चीज़ को रोक नहीं देते। हम एक दूसरे के मुकाबले में ये क्यों, हमारा कोई इरादा अभी तक देखिए डिस्कशन नहीं है। मैं इसलिए आपको क्या कहूँ कि कैसे हम आपस में मिलकर करेंगे। हम असम्बली के अंदर ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं कि अपोजिशन जो है वो कोशिश कर रही है कि नहीं, सीरियस सियासतदान है शेख साहब, और अगर वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा लॉकडाउन नहीं होने जा रहा तो फिर बात बदली है। मौलाना फजलुर रहमान की बात जो उन्होंने कहा था कि तमाम जमातों को मैं साथ लेके जा रहा हूँ, चौथी दफा फिर टूट गई है। बस पार्टी संजीदा जमात है, ना वो जाएगी लॉकडाउन में, ना मुस्लिम लीग नून जाएगी। मंजूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मंजूर साहब आपकी बात सुनेंगे, एक ब्रेक पे हमें जाना है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो एक और जो अहम मौजू है इस पे भी बात करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। समझौता एक्सप्रेस पर भारतीय अदालत का फैसला और इस पर लवाहिकीन का शदीद एहतजाज, भारत का एक बार फिर से मकरू चेहरा जो है पूरी दुनिया के सामने आया है। इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, सानेहा समझौता एक्सप्रेस पर भारतीय अदालत का जो फैसला सामने आया उस पर ख़ास तौर पर इस वक्त जो लवाहिकीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि ये मामला जो है ये आलमी अदालत में ले जाया जाए। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इससे पहले हम देखते थे कि एक एक्सट्रीमिस्ट साइड हमें नज़र आती थी, वहाँ के जो ऊपर के लोग हैं वहाँ पर मौजूद उनकी, फिर हमें फ़ौज में वो चीज़ नज़र आती थी। अब उनकी जो अदालत है, आला अदलिया है, उसका जो एक फ़ैसला और एक ऐसा फैसला, एक ऐसा शख्स जो इकरार कर चुका है उसके बावजूद उसको अगर रिलीज कर दिया जाता है तो ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? राणा साहब आप ही जरा पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं डॉक्टर रमेश कुमार की तरफ जाऊंगी कि ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो आला अदलिया का फैसला भी इसी तरह का है। देखें, भारत के अंदर एक चीज़ तो वाज़ी हो गई है, भारत के अंदर कानून हो, अदलिया हो, वहाँ की हुकूमत हो, सब इंतहा पसंदों की है। वहाँ पर हिंदू इंतहा पसंद किसी सूरत में मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते, बिलखसूस पाकिस्तानियों को। आप एक अलमिया देखें कि उन वहाँ की खुफिया एजेंसियाँ इतला देती हैं, रिपोर्ट्स देती हैं कि ये ट्रेन का जो हादसा है ये फलां लोग थे और ये इंतहा पसंद थे। इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाता है, जो ऐनी शाहिदीन है वो बयान दे देते हैं, मगर उसके बाद क्या होता है कि मोदी सरकार को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है, उनकी जो आला अदलिया है, वो इस फैसले में उन लोगों को बेगुनाह करार दे देती है। यानी एक वहाँ पर तमाम अदारे सिर्फ उन जुनूनी जो है इंतहा पसंद हिंदू, उनके हाथों यरगमार बने हुए हैं। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर एक ऐसा नौजवान जो वहाँ पर उस हादसे के बाद गायब हो गया, वो पता चला 4 साल तक वो जेल में है, अमृतसर जेल में। जब उसका बयान लिया गया तो उसने कहा जी मैं तो नहीं शाहिद हूँ, फलां लोगों ने आग लगाई। तो वहां से उसे निकाल कर भी आज के दिन तक गायब कर दिया गया है, ना वो जेल में। राणा साहब, जो आज एहतजाज हुआ जरा इस पे थोड़ा बता दीजिएगा कि क्या कहना क्या लवाहिकीन का कहना जी, बिल्कुल मैं उधर था, मैंने उसको उस एहतजाज को बल्कि लीड भी किया। इसलिए कि उन मुजाहिरीन का हक है, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। तो आज मुजाहिरीन ने बिल्कुल वाज़े तौर पर उसमें कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए और आलमी अदालत से इंसाफ चाहिए, और इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा उन पर रजामंदी का इजहार भी किया है। हुकूमती वहाँ पर ज़िम्मेदारान भी आए और पाकिस्तान का ये केस जो है
आलमी अदालत में ले जाने का फैसला हो चुका है। और ऐनी शाहिद जो एक राना अशरफ जो जख्मी हुए हैं, जिसके 3 बच्चे उसमें मरे हैं, वो खुद जख्मी है, जिसका बयान है, जिसने पिटीशन की है, एक नौजवान जिसका भाई वहां पे गायब है, एक औरत जिसकी माँ और बेटा, ये सारे वो लोग थे जो हुए। उन्होंने वहां पे वाज़ेह तौर पे आलमी अदालत इंसाफ में जाने का कहा है और हुकूमत पाकिस्तान इस पर काम भी शुरू। ठीक है डॉक्टर अबेद साहब, एक तो ये भी जरूर बता दीजिएगा कि जैसा अभी राना साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी एक विल दी है कि डेफिनेटली इस मैटर को टेकअप किया जाएगा, तो क्या प्लानिंग में है ये तो ज़रूर बताइएगा। और फिर अभी आपने पिछले सेगमेंट में ये बात की थी कि बच्चियों का जो मामला था, हिंदू बच्चियों का जो मामला था, और उसके ऊपर जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह रिएक्ट किया है और जिस तरह वहाँ से उन्होंने बात करना शुरू कर दी, सुषमा स्वराज साहिबा जो है वो जो कहती रही, तो वहाँ पर जो सलूक होता है मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, वो सब कुछ अगर देखा जाए, पाकिस्तान का किरदार इस हवाले से देखा जाए, आप क्या कहेंगे? 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि मैं तो ये चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तल्कात बेहतर हो। दोनों मुल्क एक दूसरों के इंटरनल मैटर्स में मदाखलत नहीं करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ह्यूमन राइट इश्यूज हर जगह पे माइनॉरिटीज़ के साथ होते हैं। दुनिया के अंदर जितनी माइनॉरिटी है थोड़े बहुत हर जगह पे इश्यूज होते हैं, मगर वो इंटरनली उस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि माइनॉरिटीज़ के इशू के रिड्रेसल की तरफ जाए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपने बात की समझौता के हवाले से, मैं समझाऊँ समझौता के हवाले से गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान, वो अगर इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाना चाहती है वो लेके जा सकती है। बाकी रही बात सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट चाहे इंडिया की है चाहे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, वो शवाहिद के ऊपर जाती है। वो शवाहिद कैसे गायब होते हैं, क्या होता है, हर जगह पे ये प्रैक्टिसें होती है। अब उन प्रैक्टिस के हवाले से हम उनको बुरा बुला के, हमारे पास दूसरा फोरम है, उस फोरम के हवाले से हमने इस रिपोर्ट को हमने रिजेक्ट किया। इस फैसले के मुताबिक हम जो है वो मुतमिन नहीं है। हम इंटरनेशनल कोर्ट का ऑप्शन रखते हैं, हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। मगर ये जरूर है कि ये कहना कि हर जगह पे माइनॉरिटी के प्रॉब्लम थोड़े बहुत यहाँ पे भी है, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जैसे एड्रेस किया जाता है, मेरा ख्याल है कि वाज़ेह फर्क है यहाँ पर पाकिस्तान में जैसा रिएक्ट किया जाता है या जैसा हिंदुस्तान में। कैसे रमेश शेख साहब, आप क्या समझते हैं? जो जहाँ होता है वो अपनी धरती की बात करता है, वो दूसरे को हमेशा देख रही है ना रमेश कुमार साहब। चले ठीक है, सही है, खराब कहते हैं यहाँ वाले। चले ठीक है, कैसे रमेश शेख साहब, आप क्या समझते हैं? आप एग्री करते हैं इस बात से जो डॉक्टर रमेश कुमार साहब कह रहे हैं, या आप देखते हैं फर्क है? और आला अदलिया के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि शवाहिद के ऊपर ये फैसला किया गया भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो गुजरात में मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जो कोई गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और जो अदलिया के फैसले आए, फिर बाबरी मस्जिद पे जो अदलिया के फैसले हैं, आज ये समझौता एक्सप्रेस पे जो फैसले आए हैं, तो ये फैसले ये जाहिर कर रहे हैं कि ये लाजमी, जब 2 मुल्कों के मामलात हैं, अभी समझौता एक्सप्रेस में तो हमारे पाकिस्तानी शामिल हैं, तो लाजमी तौर पे हमें आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। देखिए, हमें इंसाफ की तवक्को होनी चाहिए और देना चाहिए। तो बहुत बड़ी ज्यादती और जुल्म हो रहा है जिस किस्म के ये फैसले आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि तल्लकात, जहाँ तक तल्लक है, इंडिया और पाकिस्तान में बेहतर तल्लकात के अलावा कोई चारा ही नहीं है। देखिए, 2 न्यूक्लियर कंट्रीज में नहीं आपस में बाहर हो सकती, जितना जल्द हम समझ लें। देखिए, मोदी साहब ने अभी 23 मार्च को जो बयान दिया है, वो एक अच्छा मुदब्बराना बयान है और पहले उनको समझ लेना चाहिए। और ये कोशिश, और इसी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है कि न्यूजीलैंड में हुआ, वो उन्होंने न्यूजीलैंड में मुसलमानों का जिक्र तक नहीं किया मोदी साहब ने। तो मोदी साहब को भी समझना चाहिए, हम तो चाह ही रहे हैं कि देखिए, हम हमसाया ममालिक आपस में अफोर्ड कर ही नहीं सकते। मंजूर साहब, क्योंकि वक्त मुख्तसर रह गया है, मुझे मेहरीन सप्ताह को इजाजत दीजिएगा। अपने तमाम मेहमानों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करूंगी। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।